कोई फ्यूचर नहीं है। जैसे ये एक बार पहले भी यूपी में गठबंधन बनाए थे और साइकिल पंचर हो गई थी, ऐसे ही दोबारा से, क्योंकि राहुल गांधी को तो मैं कांग्रेस का नेता मानता ही नहीं हूँ। तो जो भी भारतवासी है आज उसकी वोट मोदी जी को है। ताकि आप आइए और जिसमें भी दम हो, जिस मर्जी हैकर को लेकर आइए, हमारे सामने आप ईवीएम हैक करके दिखा दीजिए। कोई क्यों नहीं गया उसमें? केजरीवाल से ज्यादा औकात तो सब लेके बैठे हुए, चाहे वो अखिलेश हो, चाहे ममता हो, चाहे कोई भी हो, लालू हो, ये सब केजरीवाल से कई गुना ज्यादा औकात लेकर बैठे हुए हैं। और मेरे कार सेवक भाई बंधु मारे गए थे, उस समय पर क्या लोकतंत्र की हत्या नहीं हुई थी? तीसरा, इसी दिल्ली में 84 में सिख दंगों में मेरे सिख भाइयों को मारा गया था और उस जगदीश टाइटलर को इन्होंने अपनी पार्टी में नेता बना दिया था। क्या तब लोकतंत्र की हत्या नहीं हुई थी? अपने सीट के पीछे बाबा साहब अंबेडकर का फोटो तो लगाते हैं, लेकिन ये उनके भी सगे नहीं है, ये भगत सिंह जी के भी सगे नहीं है, गांधी के भी सगे नहीं है। मैं तो राहुल गांधी को हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कॉमेडियन और बीजेपी का स्टार प्रचारक मानता हूँ। इससे हाजिर हैं लोगों से बात करने के लिए, पूछेंगे कि जिस तरीके से चुनाव से पहले कहा जा रहा मोदी जी द्वारा कि 400 पार, और एक तरीके से कार्यकर्ता भी नारे लगा रहे हैं कि 400 पार का नारा, चुनाव हुआ नहीं है, वोट पड़े नहीं है, और उससे पहले कहना कितना सही और कितना गलत? सर, चुनाव से पहले ही 370 कह देना पार्लियामेंट में, उसके बाद नारे लगाना कि अब की बार 400 पार, लग रहा है कि होगा पूरा? सर देखो, कोई भी बात ना ऐसे ही नहीं कही जाती है, उसका बेस बना है। आज देश की जनता उनके साथ है, मोदी जी के साथ है। आज पूरे देश की जनता उनके साथ में। अगर आप कुछ छुटपुट लोगों को छोड़कर जो कट्टर हैं और थोड़ा सो कॉल्ड अलग सेकुलरिज्म निभाने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ दिखावे वाले, अगर आप उनको छोड़ देंगे तो जो भी भारतवासी है आज उसकी वोट मोदी जी को है। मैं बिल्कुल भी इसमें गुरेज नहीं कर रहा हूँ। आप चांदनी चौक में, दिल्ली के हाट पे खड़े हो, चांदनी चौक पे, यहाँ पर आप घूम कर देख लीजिए, 1000 में से कोई 10 या 15 लोग ऐसे मिलेंगे, 1000 में से 10 या 15 लोग जो कहेंगे, इतना लंबा रेशियो है कि जो कहेंगे कि हाँ मोदी जी नहीं आ रहे, बाकी सब यही कहेंगे कि हाँ आपकी बार मोदी सरकार, 400 पार तो होना ही होना है, उसमें कोई दो राय नहीं है। राहुल गांधी भी एक बात बोलते हैं कि राजा का प्राण ईवीएम में बसता है, मतलब राजा का प्राण, मतलब राजा मोदी जी को बता रहे हैं, और ईवीएम में प्राण बसता है, मतलब हैक करके चुनाव जीत जाते हैं। क्या सही बात है? सर मुझे कुछ सवालों के जवाब दे दीजिए। जब हिमाचल जीतते हैं, जब कर्नाटका जीतते हैं, जब झारखंड में इनकी सरकार होती है, उस समय पर, या इससे पहले जब राजस्थान में जीते थे या दिल्ली के अंदर में जीते हुए हैं, 3 बार, तो जहां पर भी जीते हैं, क्या ये ईवीएम हैक करके जीते हैं या फिर ईवीएम हैक नहीं हो सकती? दो में से एक चीज तो इनको बतानी पड़ेगी। या तो ईवीएम हैक हो सकती है तो ये भी ईवीएम हैक करके जीते, इनको भी इस्तीफा देना चाहिए। और अगर ये निष्पक्षता से जीते तो फिर इनको ईवीएम पे भरोसा करना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, जब चुनाव आयोग ने, इलेक्शन कमीशन ने जब देश भर के लोगों को आह्वान किया था कि आप आइए और जिसमें भी दम हो, जिस मर्जी हैकर को लेकर आइए, हमारे सामने आप ईवीएम हैक करके दिखा दीजिए, कोई क्यों नहीं गया उसमें? क्या रीजन था? क्योंकि इन लोगों को ये सगुफे छोड़ने हैं। ईवीएम ईवीएम ईवीएम, जहां पर ये जीत जाते हैं वहां कहते हैं लोकतंत्र की जीत हो गई, जहां हार जाते हैं वहां कहते हैं ईवीएम हैक हो गई। ईडी और सीबीआई है, विपक्ष मुक्त सरकार चाहती है, पहले ही उनके घर में जाओ और गिरफ्तार कर लो। केजरीवाल उन्हीं का किया धरा है, ऐसा बोलती है विपक्ष वाले, और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों बोलते हैं। सर राहुल गांधी को जमानत कैसे मिल गई? मैं एक बात पूछता हूँ, राहुल गांधी खुद जमानत पर बाहर है, कैसे जमानत मिल गई राहुल गांधी को? क्यों मिल गई जमानत? अगर ईडी और सीबीआई का खौफ दिखाना था तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी को जेल में डाला जाता, क्योंकि मुख्य विपक्षी चेहरा तो राहुल गांधी है, केजरीवाल तो है नहीं मुख्य विपक्षी चेहरा। केजरीवाल से ज्यादा औकात तो सब लेके बैठे हुए, चाहे वो अखिलेश हो, चाहे ममता हो, चाहे कोई भी हो, लालू हो, ये सब केजरीवाल से कई गुना ज्यादा औकात लेकर बैठे हुए हैं। आप समझ रहे हैं इस बात को? तो ये इन लोगों के सगुफे हैं। ये अपने, मैं बता रहा हूँ, आज सत्ता का लालच इनको इस कदर आ गया, इन्हें सिर्फ वो कुर्सी पानी है, उसके लिए किसी भी चीज से समझौता करने को तैयार है। यहाँ तक कि आप समझिए, ये उस केजरीवाल के साथ खड़े हो गए। कांग्रेस के 2 नेताओं के नाम बताऊंगा, दोनों कोई छोटे नेता नहीं है। पहला, गांधी परिवार का युवा राजकुमार, जो अपनी मां का अपमान भूल गए। इसी केजरीवाल ने कहा था कि सोनिया गांधी को ईडी और सीबीआई क्यों बिठा रखी है, सोनिया गांधी को अरेस्ट करो, 2 दिन उसकी कस्टडी में उसको रखो, पूछताछ करो, सब उगल देगी और जेल में डालो। ये लाइन थी। आप भी नहीं लगाया था, जी भी नहीं लगाया था सोनिया जी के नाम के आगे। उस केजरीवाल के लिए आज इनकी क्या मजबूरी है कि ये ऐसी बयानबाजियां कर रहे हैं। दूसरा नेता, कांग्रेस के ही संदीप दीक्षित जी, बड़ा सम्मान करता था मैं उनका, बट मुझे बड़ी निराशा हुई जब उनको मैंने केजरीवाल के घर के बाहर देखा। ये वही केजरीवाल है
जो शीला दीक्षित जी को पानी पी पी कर गालियां देता था, और सिर्फ शीला दीक्षित को गालियां बक बक कर दिल्ली की बोली भाली जनता को बहला फुसलाकर दिल्ली की सत्ता पर काबिज हुआ था। आज वो संदीप दीक्षित अपनी मां का अपमान भूल गए और सत्ता के लालच में सिर्फ कि किसी तरीके से मोदी को रोक ले, किसी तरीके से मोदी को रोक ले, केजरीवाल के दरवाजे पर जाके तलवे चाटने लगे। शर्म आती है आप जैसे बेटों पर, संदीप जी और राहुल जी, शर्म आती है आप जैसे बेटों पर। एक चीज और बता रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में आ गया है कि एडी केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। सर देखिए, इस देश के अंदर में एक बहुत गंदी राजनीति चल रही है विपक्ष के द्वारा। कौन सी? जब भी कोई फैसला इनके पक्ष में आता है तो ये लोकतंत्र खत्म हो जाता है। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ, जब इनके पक्ष में फैसला आ जाता है तो लोकतंत्र की जीत होती है। कैसे? जब इलेक्टोरल बॉन्ड पे कोर्ट बीजेपी को फटकार लगाता है या बीजेपी से सवाल करता है या एसबीआई को समन करता है तो ये कहते हैं लोकतंत्र की जीत है। जब सुप्रीम कोर्ट चंडीगढ़ मेयर चुनाव में हस्तक्षेप करता है तब ये कहते हैं लोकतंत्र की जीत है। लेकिन वहीं पर जब केजरीवाल को जेल जाना पड़ता है, कोर्ट उनकी याचिका खारिज कर देता है या मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं मिलती है तो ये क्या कहते हैं? लोकतंत्र की हत्या हो गई। अरे भाई साहब, ये लोग अपना टाइम भूल गए कि ये विपक्षी आम आदमी पार्टी तो खैर तब नहीं बनी थी, लेकिन मैं दो पार्टियों के आपको नाम बताता हूं और तीसरी पार्टी तो दुनिया जानती है। बंगाल के अंदर में जिस तरीके से कत्लेआम हो रहा है या संदेश खाली हो रहा है, क्या वहां पर लोकतंत्र की हत्या नहीं है वो? दूसरा, जब 92 में मेरे कार सेवकों पे गोलियां चलाई गई थी, हजारों लाखों कार सेवकों पे मुलायम सिंह के आदेश पर गोलियां चलाई गई थी और मेरे कार सेवक भाई बंधु मारे गए थे, उस समय पर क्या लोकतंत्र की हत्या नहीं हुई थी? तीसरा, इसी दिल्ली में 84 में सिख दंगों में मेरे सिख भाइयों को मारा गया था और उस जगदीश टाइटलर को इन्होंने अपनी पार्टी में नेता बना दिया था, क्या तब लोकतंत्र की हत्या नहीं हुई थी? और राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, उनका बयान ये था कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो उसके परिणाम भुगतने पड़ते हैं, धरती हिलती है। ऐसा बयान एक प्रधानमंत्री ने दिया था और मेरे सिख भाइयों का नरसंहार हुआ था इसी दिल्ली में और उस जगदीश टाइटलर को इन्होंने अपनी पार्टी में बड़ा नेता बनाया। क्या तब लोकतंत्र की हत्या नहीं हुई थी? या तब लोकतंत्र की हत्या नहीं हुई थी जब इस देश में जबरदस्ती पकड़ पकड़ के जबरन सिर्फ हिंदुओं की नसबंदी कराई गई थी, सिर्फ हिंदुओं की। ये बात ध्यान देने वाली है कि नसबंदी भी कराई गई जबरदस्ती, तो सिर्फ हिंदुओं की। वो क्या मनसा थी कि सिर्फ हिंदुओं की नसबंदी कराई गई? तीसरा, 25 जून 1975 को रात को 2:30 बजे जाके जज से साइन कराकर देश के अंदर में इमरजेंसी लगाकर देश के तमाम बुद्धिजीवी, तमाम पत्रकार, एक्टिविस्ट, बड़े नेता, विपक्षी नेता सबको जेल में ठूस दिया गया था। क्या तब लोकतंत्र की हत्या नहीं हुई थी? अगर इनमें से एक भी प्रश्न का जवाब राहुल गांधी, अखिलेश यादव, केजरीवाल, ममता, तेजस्वी या कोई भी विपक्षी नेता मेरे इन सवालों का जवाब दे दे तो मैं मान जाऊंगा। एक सवाल और है, केजरीवाल पहले बोलते थे कि जांच मतलब इस्तीफा, मतलब जांच हो रही है तो पहले इस्तीफा दीजिए फिर जांच से साफ होकर के आइए, लेकिन अब तो सरकार चला रहा है जेल से। क्या कहना चाहेंगे इस पर? सर देखो, केजरीवाल का ये पहला यू टर्न नहीं है। अच्छा। उनको इसीलिए रंगा सियार कहता हूं मैं उनको रंगा सियार कहता हूं और गिरगिट भी उनके आगे हाथ जोड़ता है कि भाई साहब इतने रंग कहां से बदलते हो, हमें भी बता दो। पहले उन्होंने कहा था, बच्चों की कसम खा के कहता हूं, कांग्रेस और बीजेपी से समर्थन नहीं लूंगा। पहली सरकार ही बनाई तो कांग्रेस के समर्थन से बनाई 49 दिन की। उसके बाद में इन्होंने बोला था मैं कोई बड़ी गाड़ी नहीं लूंगा, कोई सिक्योरिटी नहीं लूंगा, कोई बंगला नहीं लूंगा। आज भाई साहब 52 करोड़ का शीश महल बना रखा है अगले ने। गाड़ी के साथ में क्या, लग्जरी गाड़ियों के साथ में क्या लश्कर चलता है वो आप देखोगे ना। रोड रुकवा दिया जाता है, हम लोगों को तो आना जाना उनके घर के सामने से ही है। तो अक्सर रेड लाइट पे हमें खड़ा कर दिया जाता है, मुख्यमंत्री जी को निकाला जा रहा होता है वीआईपी मोमेंट में। ठीक है, अपने उस बात से भी पलटे। उसके बाद में ये वही केजरीवाल है जो ये कहते थे कि जिस भी मंत्री पर, जिस भी नेता पर आरोप लगे पहले वो इस्तीफा दे, अपनी जांच कराए और जब जांच में निष्पक्ष जांच होने के बाद जब वो दोषी करार ना हो तब आकर अपना पद संभाले। तो केजरीवाल जी ये बात आप पर क्यों नहीं लागू होती है? आप पर भी तो लागू होती है, लेकिन आज वो क्या कर रहे हैं? अच्छा, दूसरी बात, यहाँ पर वो बाबा साहब के संविधान का भी मखौल उड़ा रहे हैं। वो बता देता हूँ कैसे। अपने सीट के पीछे बाबा साहब अंबेडकर का फोटो तो लगाते हैं, लेकिन ये उनके भी सगे नहीं है, ये भगत सिंह जी के भी सगे नहीं है, गांधी के भी सगे नहीं है। इन्होंने उनका भी मखौल उड़ा रखा है। आप बताइए, एक सिटिंग मुख्यमंत्री जेल से सरकार चलाएगा, सारे ब्यूरोक्रेट्स वहां पर जाके साइन लेंगे इनसे। इन्होंने सिर्फ सगुफे छोड़े हैं, हर बात से पलटी मारी है। ये जेल में है, अभी तो ईडीआई की कस्टडी में है, आगे ये सीबीआई की भी कस्टडी में जाने वाला है, आपको बता दूं। और एक बात बहुत विशेष तौर पर बता दूं, सुनीता केजरीवाल जी से, आंटी जी ऐसा है, हमने एक कहावत सुनी थी कि शरीर मरता है, आत्मा जीवित रहती है, लेकिन आपके पति दिल्ली के आत्ममुग्ध बौना अरविंद केजरीवाल जी का शरीर तो जीवित है ईडी की कस्टडी में,
लेकिन उनकी आत्मा मर चुकी है। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा आम आदमी पार्टी वालों, अपनी आत्मा मत मारो, इस देश के साथ और छल मत होने दो। एक सवाल होगा, सुप्रिया श्रीनेत को जानते होंगे आप? हाँ जी, बहुत कांग्रेस अच्छे के से बड़े जानता लीडर हूँ, हैं। गालीबाज उन्होंने एक ट्वीट किया था, मतलब पोस्ट किया था, मंडी का रेट क्या है, ऊपर कंगना रनौत की फोटो थी। एक महिला को अपमान करते हुए काफी ट्वीट भी और काफी ट्रेंड भी कर रहा है, क्या करना चाहिए? देखिए, मैं आपकी इस कड़ी में ना कुछ बातें और जोड़ दूंगा। पहले सुप्रिया श्रीनेत पे जवाब दे देता हूँ। सुप्रिया श्रीनेत जी ने ये कोई पहली बार बदतमीजी नहीं करी है। कई बार मेन स्ट्रीम मीडिया में डिबेट के अंदर में बैठे हुए भी उन्होंने पुरुषों के साथ में भी बदतमीजी से बात करी है, जैसे उनकी औकात देखना, उनको गधा बोल देना, या कुछ भी मतलब एक अब्यूजिंग लैंग्वेज यूज कर देना। तो ये उन्होंने कई बार किया है। ये शायद मैं नहीं कहना चाहूंगा, एक महिला है, उनका भी सम्मान उतना ही है। महिला का अपमान मैं वही कह रहा हूँ, उनका भी सम्मान उतना ही है जितना कि अदर महिलाओं का है। तो मैं उनको अपमानित तो नहीं करना चाहूंगा। लेकिन सुप्रिया जी, आप पहले पत्रकार रही हैं, आज कांग्रेस की नेता हैं। थोड़ी सी अगर अपनी जुबान पर लगाम लगाएंगी, थोड़ी सी तरीके से बात करेंगी, तो मुझे लगता है कि आप अपना भी सम्मान बचा पाएंगी और बाकी महिलाओं का भी सम्मान बचा रहेगा। कंगना के बारे में आपकी टिप्पणी बहुत ही ओछी थी, बहुत ही घटिया थी, और एक महिला के द्वारा ऐसी टिप्पणी किया जाना, इससे ज्यादा शर्मिंदगी और कुछ नहीं हो सकती है। आपको अनकंडीशनली कंगना रनौत से माफी मांगनी चाहिए। एक बात और, अमेठी और रायबरेली कांग्रेस की काफी पुरानी सीट बोली जाती है, क्या उस पर सफाया मान लें इस बार 400 पार की हवा में? सर, अमेठी तो पहले ही चला गया था। हाँ, और रायबरेली आपको मानना ही पड़ेगा। कारण बता देता हूँ। सोनिया गांधी जी पहले ही राज्यसभा चली गई। क्यों चली गई? क्योंकि उनको भी पता है कि रायबरेली जा रही है। अच्छा, उनको भी पता है अमेठी पहले जा चुकी है, रायबरेली जा रही है, ये बात किसी से छुपी नहीं है। इसीलिए सोनिया गांधी जी राज्यसभा चली गई, क्योंकि हार का सामना ना करना पड़े। एक सवाल है, जैसे आप 400 पार बोल रहे हैं, मोदी जी बता रहे हैं कि रैली कर रहे हैं, लालू यादव तो बोलते हैं कि उनका कोई परिवार ही नहीं है, जैसे परिवारवाद पर हमला बोलते हैं। लालू यादव बोलते हैं कि जिसका परिवार ही नहीं, वो देश का क्या भला करेगा? देखो, ये बात वो बहुत सही बोलते हैं, क्योंकि खुद का उन्होंने जो परिवार का भला किया है, हाँ, वो बहुत गजब किया है। अब दो तरह के लोग होते हैं। एक होता है कि सिर्फ अपना अपना, और एक होता है जो सबका सोचता है। और लालू प्रसाद यादव के पास वो 9 बेटियां और 2 बेटे वाला ही परिवार है राबड़ी देवी के साथ। लेकिन आज नरेंद्र मोदी के साथ 140 करोड़ भारतवासी उनका परिवार है। मैं गर्व से कहता हूं, मैं भी मोदी का परिवार हूं, और 140 करोड़ भारतवासी नरेंद्र मोदी का परिवार है। उनको तो जनता ने इस बात का जवाब दे दिया कि नरेंद्र मोदी का परिवार कितना बड़ा है। लालू यादव सोचते रहे। एक सवाल और होगा, जैसे चुनाव आता है, कहा जाता है कि धार्मिक उन्माद शुरू हो जाता है, मतलब हिंदू मुस्लिम होगा और मोदी चुनाव जीत जाते हैं। क्या इस बार भी कुछ ऐसा होगा या मुद्दों पर चुनाव होने वाला है? सर, एक बात बताइए, धार्मिक उन्माद कौन करता है? बीजेपी के हमेशा से आरोप तो वो बहुत कुछ लगाते हैं। हाँ। आरोप तो उन्होंने हर चीज लगा दी। उन्होंने तो लोकतंत्र की हत्या भी बता दी, लेकिन नहीं हुई ना। आप भी तानाशाह बता दिया, सब कुछ बता दिया। एक 2 कौड़ी का ध्रुव राठी, 2 कौड़ी का बोलता हूँ मैं उसको, वो जर्मनी में बैठा, उसको हिंदुस्तान का क्या पता है? वो पैसे लेके, 2 कौड़ी का इसलिए बोलता हूँ, वो कांग्रेस से पैसा लेता है, विपक्षियों से पैसा लेता है, और फिर वीडियो बनाता है। तो वो वीडियो बनाकर मेरे देश के प्रधान को तानाशाह बोलता है, तो मैं उसको तवज्जो नहीं दे सकता। आप शायद दे दो, मैं तो उसको 2 कौड़ी का ही बोलता हूँ, पहली बात। दूसरी बात, नरेंद्र मोदी 400 पार लाएंगे और कोई कम्युनल चुनाव नहीं लड़ते हैं। उसका कारण बता देता हूँ। आज हिंदुस्तान में पिछले 10 सालों में जितनी चाहे सड़कें बनी हो, जितने भी शौचालय बने हो, जितने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बने हो, 80 करोड़ को राशन देना हो, या प्रधानमंत्री स्वाभिमान योजना हो, सुकन्या समृद्धि योजना हो, सारी योजनाओं का लाभ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध सब बराबर ले रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक को मिल रहा है और एक को नहीं मिल रहा है, वो सबको मिल रहा है जो एलिजिबल है। समझ गए? तो नरेंद्र मोदी जी का तो एक ही नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। वो उस पे काम कर रहे हैं। बाकी विपक्षी कितना भी बोलते रहे। यूपी में गठबंधन बना है राहुल गांधी और अखिलेश यादव का, 63 और 17 का रेशियो में, क्या फ्यूचर है उसका? कोई फ्यूचर नहीं है। जैसे ये एक बार पहले भी यूपी में गठबंधन बनाए थे और साइकिल पंचर हो गई थी, ऐसे ही दोबारा से, क्योंकि राहुल गांधी को तो मैं कांग्रेस का नेता मानता ही नहीं हूँ। एज ए आम इंसान, मतलब सामान्य नागरिक भारत का, मैं तो राहुल गांधी को हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कॉमेडियन और बीजेपी का स्टार प्रचारक मानता हूँ। बीजेपी का कैसे? बीजेपी का स्टार प्रचारक राहुल गांधी ने देखो भारत जोड़ो यात्रा करी, 5 राज्यों में से 3 राज्य गवा दिए। अभी राहुल गांधी ने फिर से भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू करी है। गठबंधन बंगाल में भी नहीं हो पाया, बिहार में भी नहीं हो पाया, नीतीश भी चले गए, जयंत भी चले गए, उत्तर प्रदेश से अखिलेश ही बचे हैं, माया ने किया ही नहीं।
तो इस बार आप देख लेना, चुनाव हो जाने दीजिए, और जहां जहां ये प्रचार करने जाते हैं, अपना प्रचार करने जाते हैं कांग्रेस का, लेकिन बीजेपी के स्टार प्रचारक है, इसलिए बीजेपी के पक्ष में वोटिंग कराकर आ जाते हैं। अच्छा, मतलब जहाँ जाते हैं बीजेपी के लिए काम हाँ, मैं तो बोलता हूँ सर, राहुल गांधी बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं। जनता मान ले। आप अंदर से देखिए, मैं बता रहा हूँ वो संघी भी है राहुल गांधी, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ। संघी कैसे? हाँ, बता रहा हूँ कैसे संघी है। जब चुनाव आते हैं तो जनेऊ पहन लेते हैं कपड़े के ऊपर से, जब चुनाव आते हैं तो त्रिपुंड भी लगाते हैं, महाकाल भी जाते हैं, केदारनाथ भी जाते हैं, लेकिन जब चुनाव नहीं आता तो दोगले हो जाते हैं, सेकुलर बन जाते हैं, तब इन्हें राम मंदिर जाने से प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये एक तो होता है असली संघ, आरएसएस, जो देश के लिए जीता मरता है, और एक ये नकली वाले संघी जो समय समय पर तो चोला, कालनेमी सुना है आपने? कालनेमी, हनुमान जी के साथ, हनुमान जी को छलने के लिए कालनेमी ने साधु का वेश बनाया था। राहुल गांधी भी वही करते हैं। जब चुनाव आते हैं, हिंदू वोट चाहिए होते हैं तो त्रिपुंड लगाते हैं, जनेऊ पहनते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, और जैसे ही अपने आप को अपना गोत्र बताने लगते हैं, कौल ब्राह्मण हूँ, ये हूँ, वो हूँ, जनेऊधारी बताते हैं अपने आप, जनेऊधारी बताते हैं। लेकिन राहुल गांधी अगर बिना देखे गायत्री मंत्र बता, स्वस्तिन तो बहुत बड़ी चीज है, स्वस्ति वाचन तो बहुत बड़ी चीज है उनके लिए, वो गायत्री मंत्र सुना दे या मंगलाचार्य के 4 मंत्र सुना दे, तो मैं उनको मान जाऊंगी कि वो ब्राह्मण कुल में पैदा हुए हैं। मैं हूँ ब्राह्मण का बेटा, आप सुन सकते हो मेरे से, स्वस्ति वाचन भी सुनाऊंगा। करेंगे वो सब ड्रामा, वो फिर से करेंगे, वो तो उनको वोट चाहिए तो वो करेंगे ही करेंगे, 100% करेंगे। ठीक है, अच्छा लगा सर बात करके, धन्यवाद जी। ये थी जनता की राय। बाकी बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द लोकसभा।